नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिशन फौजी पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी को और अच्छी करने के लिए और मजबूत करने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन विथ ऑप्शन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो बिना देरी के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है पहला क्वेश्चन कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1895, 1896 और 1894। यदि पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक खेल तो याद रखना 1896 के अंदर हुई थी। कहाँ से हुई थी? एथेंस से। ध्यान में रखना, एथेंस ओलंपिक 1896 आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत। 2020 के अंदर ओलंपिक गेम आयोजन होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के चलने के कारण 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर हुआ था। और ओलंपिक गेम वो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में होते, याद रखना। और 2024 में ओलंपिक गेम यानी ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे आयोजित होगा? पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक गेम के अंदर सर्वप्रथम ध्वज और शपथ समारोह कब शामिल किया गया था? 1920 के अंदर। कब किया गया था? 1920 के अंदर। 1895 की और बात करते तो 1895 के अंदर भारतीय संविधान की अनौपचारिक मांग हुई थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज पत्रिका के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 के अंदर हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल के एग्जाम के अंदर नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन पक्का पूछ रहा है प्रत्येक के अंदर। एसएससी जीडी की बात करो, चाहे आर्मी की बात करो, चाहे अन्य किसी स्टेट एग्जाम जहां पर इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन हमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से देखने को मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कोरिया नृत्य, खोरिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा। याद रखना खोरिया कहाँ का है? हरियाणा का। यदि पूछा जाए हरियाणा के और कौन कौन से लोक नृत्य, तो याद रखना हरियाणा के अंदर एक फाग नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? फाग नृत्य प्रसिद्ध है, घूमर नृत्य प्रसिद्ध है, रासलीला नृत्य प्रसिद्ध है, मंजीरा नृत्य प्रसिद्ध है, धमाल नृत्य प्रसिद्ध है, गुंगा नृत्य प्रसिद्ध है और खोरिया नृत्य। यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर गरबा है, डांडिया है और टिप्पणी नृत्य गुजरात का है। गुजरात का गरबा, डांडिया, टिप्पणी नृत्य। बिहार के अंदर बात करें तो जाट जाटिन लोक नृत्य, विदेशिया लोक नृत्य, कर्मा लोक नृत्य, कजरी लोक नृत्य, डोमकच लोक नृत्य। और हम बात करें तो जोगिया लोक नृत्य, झिंझिया लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो याद रखना छत्तीसगढ़ में नवारानी लोक नृत्य, बागमती लोक नृत्य। और हम छत्तीसगढ़ की और बात करें तो कापालिक लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ का सुआ नृत्य जिसमें महिलाएं तोते की तरह डांस करती है। और छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध और नृत्य नाचा नृत्य। आजकल एग्जाम से संबंधित नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना खोरिया हरियाणा का लोक नृत्य। कहाँ का है? हरियाणा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, 2005, 1999, 2015 और 2000 है। तो याद रखना 2005 के अंदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा के नाम से आपने नाम सुना होगा। यदि हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो ध्यान में रखना महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, गुजरात के अंदर हुआ था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा की थी, वो 1893 के अंदर वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। और कांग्रेस के 1924 का पेलगांव अधिवेशन था, उसके अंदर गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1999 में आपको पता है कारगिल वॉर हुआ था, 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 2015 के अंदर 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से की थी। मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पूछा जाए तो 2005 का है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? टीम के अध्यक्ष को, टीम के कप्तान को, टीम के खिलाड़ी को, टीम के कोच को। तो याद रखना टीम के कोच को दिया जाता है। कुछ खेल रत्न पुरस्कार है, जैसे पूछा जाए राजीव गांधी, अब आपको पता होना चाहिए पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इसमें
जो 25 लाख रुपए की राशि होती है, कितनी होती है, राशि कितनी होती है, 25 लाख रुपए की राशि होती है, याद रखना। राजीव गांधी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार का पूछा जाए तो टीम के कोच से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, ये खिलाड़ी को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है, टीम के कोच को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री से संबंधित है कि प्रसिद्ध यात्री, आपने नाम सुना होगा, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था। मोरक्को आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप का देश है, वहाँ का एक व्यक्ति था इब्न बतूता जो यात्री था, वो किसके काल में भारत आया था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। अब आपको पता है दिल्ली सल्तनत पर शासक करने वाले 5 राजवंश थे, गुलाम वंश से, उसके बाद में खिलजी वंश और तुगलक वंश से, और सैयद वंश और लोधी वंश। तो कौन से तुगलक वंश के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था इब्न बतूता, और इसकी एक पुस्तक का नाम है रहेला, याद रखना। गयासुद्दीन तुगलक की बात करते तो तुगलक वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ हिंद तुगलक वंश के रूप में जाना जाता है इसे। और यदि पूछा जाए नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, तो ये अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक है। और सबसे पहले नहर निर्माण की प्रक्रिया भी गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी। मोरक्को यात्री पूछा जा सकता है किसके काल में भारत आया था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील पूछी गई, बेकाल झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील और टिटिकाका झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील है वो बेकाल झील है, याद रखना। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसकी विशेषता है कि ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी झील है ये, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखना। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है और है किसी एक खारी झील है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। टिटिकाका झील की बात करें, यदि हम टिटिकाका झील की बात करते हैं तो टिटिकाका झील याद रखना यह सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील कौन सी है, टिटिकाका झील है। और सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील। और सबसे मीठी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, पॉलिटी से संबंधित है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नागरिकता का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है, यानी सिटीजनशिप का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, याद रखना। ये भाग 2 में, भाग 1 की बात करते हो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व है। ये भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, याद रखना। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट का उल्लेख, और भाग 4 के अंदर डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, कन्नौज शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्नौज शहर, स्टार डाल लेना। कन्नौज शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी और गोमती नदी। तो याद रखना ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। कन्नौज शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित श्रीनगर शहर है, जिसकी स्थापना अशोक ने की थी, श्रीनगर शहर, याद रखना। जम्मू कश्मीर में एक सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर की स्थापना अशोक का पुत्र था जलू का, उसके द्वारा की गई थी। और श्रीनगर कौन सी, झेलम नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है, याद रखना सूरत शहर है। कौन सा शहर है, सूरत शहर है, याद रखना। गोमती नदी के तट पर याद रखना लखनऊ शहर है। कौन सा शहर है, लखनऊ शहर है। और लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है। याद रखना हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। गुजरात के अंदर नल सरोवर और गिर राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का है, रणथंभौर है, बहुत सारे अभ्यारण्य भी है राजस्थान में। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, झारखंड के अंदर स्थित है। और मुंडा विद्रोह का संबंध भी कहाँ से, झारखंड से, याद रखना झारखंड से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यदि पूछा जाए आरबीआई की फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना से संबंधित तो याद रखना इसकी स्थापना 1935 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और यदि पूछा जाए कि
किस आयोग की? तो यंग हिल्टन आयोग आया था उसकी सिफारिश पर, और 1934 का यंग हिल्टन आयोग था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 के अंदर, याद रखना। 1935 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? आपको पता है भारत की तटीय सीमा लगती है ओनली फॉर 6100 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से बाकी द्वीप समूह और 6100 किलोमीटर तटीय सीमा, जिनमें 12 बड़े बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया तुतीकोरिन बंदरगाह। तो सबसे पहले तुतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह दोनों तमिलनाडु के अंदर स्थित है, याद रखना। मुंबई बंदरगाह और कांडला गुजरात के अंदर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और कांडला मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, सिखों के दूसरे गुरु का नाम बताना। यानी सिखों के दूसरे गुरु का नाम है। सिख धर्म का संस्थापक किसे स्वीकार किया गया? गुरु नानक। और ये सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु अंगद देव ये सिखों के कौन से नंबर के दूसरे गुरु थे? और तीसरे गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ये गुरु थे 5वें सिखों के। कौन से? 5वें गुरु, याद रखना। और तेग बहादुर थे गुरु 9वें गुरु सिखों के। तेग बहादुर 9वें गुरु, अर्जुन देव 5वें गुरु थे। पहले गुरु का नाम था गुरु नानक देव। सिखों के अंदर टोटल 10 गुरु थे, याद रखना। पहले गुरु की हम बात करते तो याद रखना गुरु नानक देव, उसके बाद में गुरु अंगद देव, उसके बाद में गुरु नानक ने अपना अंग दान करके अमर हो गए। तीसरे गुरु अमरदास, किसकी अमर हो गए? राम को। यानी चौथे गुरु का नाम रामदास। और 5वें का अर्जुन देव। छठा हरगोविंद, 7वां हरिकिशन, 8वां हरराय, 9वां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह, याद रखना। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु नानक देव ने लंगर प्रथा यानी पंगत प्रथा को शुरू की थी। और गुरु अंगद देव ने उन्हें स्थायित्व प्रदान किया था लंगर पंगत प्रथा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्य। भरतनाट्य सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, यह तमिलनाडु का है, याद रखना। इसे अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भी किससे? भरतनाट्य से है। मोहिनी अट्टम आपको पता होना चाहिए, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी की बात करते तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया, आंध्र प्रदेश का। कथकली भी कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य, याद रखना। और बाकी बच गया मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, उत्तर भारत का कथक, और सत्तरिया असम का जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को मेघमोहन, शून्य रेखा, रेड क्लिप रेखा और डोरन रेखा, याद रखना। त्रिपुरा और बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसे शून्य रेखा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शून्य रेखा। मेघमोहन रेखा इंडिया और चाइना के मध्य, याद रखना, भारत और चीन के मध्य स्थित है। 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। रेड क्लिप भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत व पाकिस्तान के मध्य, याद रखना, 3323 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत व पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंट रेखा, इसकी लंबाई अफगानिस्तान के साथ में भारत की कितनी? 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है। और शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजनाओं से किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? 5वीं, चौथी, दूसरी और पहली, याद रखना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसको हटाओ? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पूछा जा सकता है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था, याद रखना। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध भी 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 42वां संविधान संशोधन, जिसे मनी संविधान यानी मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, 1976
1977, 1951 और 1956। तो सबसे पहले याद रखना 1976, यानी 42वां पूछा गया तो 4 और 2 6 कितने हो गए? 6। याद रखना 6 का मतलब हो गया 1900, ये 76 जो लास्ट में आ रही इकाइयों को 1976 हो जाएगा। और यदि पूछा जाए 44वां तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 है, यानी लास्ट में इकाई अंक 8 आएगा तो 1900। यदि पूछा जाए 78 के अंदर कौन सा हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 1977 में पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई और 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखना 42वां संविधान संशोधन याद रखना कब हुआ था? 1976 के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम, सिकंदर लोदी और अकबर। तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। याद रखना ये अल हजाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमणकारी माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जिस सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया उस समय सिंध का राजा था पोरूस से। औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर ये जजिया कर लगाया था और सिकंदर लोदी ने 1504 में यमुना नदी के तट पर याद रखना आगरा शहर बसाया था। सिकंदर लोदी ने, लोदी शासक था। अकबर की बात करते तो इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर, मुगल शासक अकबर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। वेरी वेरी दक्षिणी भारत के राजवंश से संबंधित है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो याद रखना गोपाल से पूछा जाए तो याद रखना पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय की बात करते तो ये चोल वंश का संस्थापक था। श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। आदिल शाह वंश का क्या था? संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक पूछा गया तो विद्यालय चोल, याद रखना चोल वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताना है कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सबसे पहले भारत में ट्रेन की शुरुआत 1853 को ही थी। मुंबई से थाने के मध्य कितने किलोमीटर दूरी तय करके? 34 किलोमीटर 1853 के अंदर। और सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस, वंदे भारत, कोंकण एक्सप्रेस, पटियाला एक्सप्रेस। तो याद रखना वंदे भारत तेज गति से चलने वाली। और भारत की सबसे लंबी, याद रखना लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक। लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। तेज गति से चलने वाली वंदे भारत है। लॉर्ड डलहौजी के काल में ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1853 के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक आइन ए अकबरी किसके द्वारा? अबुल फजल, कालिदास, फिरदौसी, बाबर। तो याद रखना अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। कालिदास की मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसार। फिरदौसी की शाहनामा पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? शाहनामा। कौन सी पुस्तक है? शाहनामा पुस्तक है। याद रखना बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा का लेखक बाबर था। याद रखना आइन ए अकबरी अबुल फजल और अकबरनामा का भी कौन था? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, सभापति को, मुख्य न्यायाधीश को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लोकसभा या राज्यसभा उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है और मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो। अगला क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है। कुक्का आंदोलन का संबंध किस राज्य से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुक्का आंदोलन पूछा जा सकता है बिहार, पंजाब, केरल और झारखंड। तो याद रखना सबसे पहले हम बात करते हैं तो कुक्का आंदोलन का संबंध कहाँ से? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। और यदि पूछा जाए केरल से तो याद रखना मोपला विद्रोह का संबंध है। कौन सा विद्रोह है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का संबंध पूछा जाए केरल से है। झारखंड के अंदर मैंने बताया था मुंडा आंदोलन या मुंडा विद्रोह झारखंड से। याद रखना कुक्का आंदोलन का संबंध कहाँ से? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। अगला क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। ताजमहल विश्व विरासत स्थल कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो याद रखना ताजमहल विश्व विरासत स्थल ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, आगरा के अंदर स्थित है। मकबरा भी है और ये विश्व विरासत स्थल में शामिल है। कर्नाटक के अंदर गोल गुम्बद स्थित है। याद रखना महाराष्ट्र के अंदर बीबी का मकबरा स्थित है। बिहार के अंदर पूछा जा सकता है आपको, बिहार के अंदर तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। सासाराम बिहार में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा। याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। मलयालम कौन से राज्य की आधिकारिक भाषा है? केरल की, कर्नाटक की, नागालैंड की और छत्तीसगढ़ की। तो याद रखना मलयालम केरल की है, कर्नाटक की कन्नड़ भाषा है। कौन सी भाषा है? कन्नड़ भाषा। याद रखना कन्नड़ भाषा पूछी जाए तो कहाँ की है? कन्नड़ ये कर्नाटक की। नागालैंड की पूछी जाए तो याद रखना
नागालैंड की कौन सी भाषा है? वैसे नागालैंड में बोली जाती है अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। छत्तीसगढ़ के अंदर याद रखना हिंदी भाषा। आधिकारिक कौन सी है? हिंदी भाषा। भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को मिला था 1953 में। यह भी आपको याद रखना है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, मेघालय। तो सबसे पहले बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और भारत में सबसे पहले सूर्य उदय वाला राज्य है। केरल की बात करते हैं, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली वाली कक्षा के अंदर आपको प्रैक्टिस के रूप में करने के लिए बोला था और कमेंट बॉक्स में कई सारे स्टूडेंट ने उनके जवाब दिए थे, और उन 5 क्वेश्चनों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से और कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, चेक कर लेना। सबसे पहले मैंने दिया था नागार्जुन टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखना यह आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति क्या है? समाधान की शक्ति। दुर्गापुरा थर्मल पावर प्लांट कौन से राज्य में स्थित है? तो यह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। याद रखना वेस्ट बंगाल के अंदर। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 के अंदर। कब हुआ था? 1951 के अंदर हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। याद रखना विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 के अंदर। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वो कौन कौन सी क्वेश्चन है? सबसे पहले प्रैक्टिस के रूप में सबसे लंबी प्रैक्टिस के रूप में कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। और 5 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। कितने क्वेश्चन राइट होते हैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। प्रैक्टिस के रूप में सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिणी भारत का राज्य कौन सा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, गलत मत कर देना। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? और हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी आपको बताना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? पहला संविधान संशोधन। यदि आपने क्लास को अच्छी तरीके से देखा तो ये वेदों की ओर लौटो या पहला संविधान संशोधन अधिनियम, इनमें से दोनों में से मैंने एक क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर ही बताया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।